प्रीवियस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है? देखिए, प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति, वो यूरोप में हुआ था स्टार्ट। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उस समय जेम्स वॉट, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया और बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट थे, पावर लूम बनाया गया, बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी, इन्वेंशन होने लगे, बिजली का बल्ब बनाया गया, एडिसन ने बिजली बनाई, टेस्ला ने मोटर्स बनाई, करंट बनाया। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, मशीन्स। एशिया में नहीं हो रहा था, यूरोप में हो रहा था और अमेरिका में हो रहा था। तो यूरोप के लोगों ने क्या किया, मशीनों की हेल्प से बहुत बल्क में प्रोडक्ट बनाने शुरू करे, एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने शुरू करे। तो जब वो बल्क में प्रोडक्ट बनाते थे, हम लोग कैसे बनाते थे? हम लोग हाथ से बनाते थे। जैसे हमें कपड़ा बनाना है तो हम लोग क्या करते थे, जुलाहे होते थे हमारे यहाँ, ठीक है, वीवर्स, बुनकर। तो वो लोग क्या करते हैं, हाथ से कपड़े बुनते थे। घर में भी बहुत लोग देखते होंगे कि किसी की मम्मी, दादी, नानी लोग स्वेटर बुनती हैं, ठीक है। तो एक आदमी अगर हाथ से बना रहा है तो वो 2-3 दिन में एक स्वेटर बना पाएगा। लेकिन अगर वो पावर लूम से बन रहा है, मशीनों से बन रहा है, तो एक दिन में हजारों स्वेटर बना डालेंगे, हजारों शर्ट्स बन जाएंगी, हजारों मीटर कपड़ा बन जाएगा एक दिन में। तो वो लोग क्या करते थे, मशीनों से काम करते थे। तो जब मशीनों से कोई काम होगा तो वो सस्ता पड़ेगा। बल्क में जब कोई काम होता है, जब कोई आप सामान फुटकर में खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ता है, जब कोई आप सामान बल्क में खरीदते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और बल्क में चीजें बनाई जाने लगी, तो जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक थे उनको बहुत सस्ता पड़ता था, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी बहुत कम आती थी। इंडिया में, चाइना में, ये समय उस समय अफ्रीका में, अफ्रीका को तो अंधेरा महाद्वीप कहा जाता था, उसको बहुत बाद में खोजा गया था। तो यहाँ सब गरीबी थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुआ था, यहाँ पे बहुत ज्यादा मशीनें नहीं आई थी। वो लोग क्या करते थे, बल्क में बनाते थे तो उनका प्रोडक्ट सस्ता भी पड़ता था, एफिशिएंट भी बनता था। अगर आप हाथ से कोई चीज बनाओगे, एक ही चीज बार बार बनाओगे, आप ही बना रहे हो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, फर्क आ जाएगा। लेकिन जब अगर आप मशीन में कोई प्रोग्रामिंग करके, कोडिंग करके बना रहे हो, बिल्कुल डिटो वही प्रोडक्ट बनेगा हर बार। ये भी यूनिकनेस भी खत्म हो रही थी। जब आप कोई प्रोडक्ट बल्क में बनाते हैं और वो आपको बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत जल्दी बन जाता है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है और उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है क्योंकि वो मशीन से बन रहा है, ठीक है, उसमें एरर की संभावनाएं बहुत कम हो गई। तो अगर ऐसा सब कुछ होता है तो उससे ये होता है, जो मार्केटर्स हैं वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं कोई प्रोडक्ट हाथ से बना के बेचूंगा, उसके बनस्पत अगर किसी ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, दोनों बिजनेसमैन से कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? जिसने फैक्ट्री लगा रखी है, क्योंकि वो बल्क में बना रहा है, उसको सस्ता पड़ रहा है, बल्क में रॉ मटेरियल खरीद रहा है। तो यही प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि बल्क में प्रोड्यूस करने से क्या होता है, आपको सस्ता पड़ता है, आप ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट अपना पहुंचा सकते हैं, आप डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। और जब आप बहुत बल्क में बनाएंगे तो होगा क्या, ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा। जैसे यूरोप में ओवर प्रोडक्शन होने लगा, जितनी वहां पे डिमांड है उससे ज्यादा वो बनाने लगे। तो जो ओवर प्रोडक्शन हुआ उसका उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने अपनी कॉलोनीज में ले जाके बेचना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा था, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में, चाइना में, अफ्रीका में, अमेरिका को भी उन्होंने कॉलोनी बना रखा था अपनी, वहां पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा था। कहते थे ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, मतलब उसकी पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी में उसका साम्राज्य फैल गया था, तो कहीं ना कहीं दिन जरूर रहता था। तो इसलिए कहते थे ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, इतना ज्यादा ब्रॉड प्रेजेंस था। तो उससे उनको ये फायदा होता था कि जो ओवर प्रोडक्शन वो करते थे, उसको वो माल वो अपने जहाजों में लादते थे और जहाज में लाद के वो अपने कॉलोनीज में पहुंचा देते थे, इंडिया में, चाइना में, अफ्रीका में। और वहां से क्या करते थे कि पहले तो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लगान लेते थे। आप लोग ने मूवी देखी होगी लगान। तो लगान मूवी में क्या होता है कि अंग्रेज लोग किसानों से लगान लेते हैं, तो लगभग उसका 40-50% फसल तो लगान से ले लेते थे, और जो बचा हुआ पैसा होता था, किसानों के पास जो पैसा बचता था, उससे क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट ले जाके उनको बेच देते थे। तो लगभग 100% पैसा देश का, इंडिया का, यूरोप जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, और ये पूरी दुनिया में हो रहा था। इसीलिए ब्रिटेन जो है पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे कर रहा था, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में जब वो हमारे यहाँ ट्रेड करने आए तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ का सामान खरीदते थे और सोना लेके आते थे, और पूरी दुनिया के लोग यही करते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे, स्पाइसेस ले जाते थे, यहाँ की चीजें ले जाते थे और सोने को यहाँ पे लेके आते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ,
जब उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, यहाँ की टेरिटरी हथिया ली, यहाँ पे के अलग अलग देशों को अपना गुलाम बना लिया, तो उसके बाद वो क्या करते थे, फिर वो पैसा लेके नहीं आते थे, यहीं के लोगों से लगान लेते थे और उस पैसे से रॉ मटेरियल और खरीदते थे, अपने यहाँ ले जाते थे, उसको प्रोसेस करते थे, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते थे और उसको फिर से लाके यहीं बेच देते थे। तो जो पैसा बचता था यहाँ के लोगों के पास वो भी चला जाता था यूरोप, ब्रिटेन में। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में यही होता है कि बल्क में आप प्रोड्यूस करें और जब आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो आप उसको अलग अलग जगह जाके बेचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, द प्रोडक्शन कंसेप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट इन बिजनेस। ये बहुत पहले से चल रहा है, अंग्रेजों मतलब 18वीं शताब्दी से, 17वीं 18वीं शताब्दी से चल रहा है। It holds that consumer prefer product that are widely available and inexpensive। मतलब जब आप फैक्ट्री में कोई चीज बनाओगे, बल्क में बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा। चाइना का क्या एडवांटेज है, चाइना का प्रोडक्ट क्यों सस्ता पड़ता है, बहुत बल्क में बनाता है वो, और वो हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो चाइनीज प्रोडक्ट से काफी महंगा पड़ता है। ठीक है, और चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता इसलिए पड़ता है कि वो बल्क में बनाते हैं। तो यही कंसेप्ट है कि जो लोग वो प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं जो वाइडली अवेलेबल होता है, मतलब आराम से उसकी रीच में आया, वो बाहर निकला, उसने आराम से खरीद लिया। ठीक है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उसको खरीदने के लिए। दूसरा, वो सस्ता हो, इनएक्सपेंसिव हो, बहुत महंगा ना हो, क्वालिटी बढ़िया हो, ठीक हो। मैनेजर्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस, जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं उसके मैनेजर्स concentrate on achieving high production efficiency, low cost and mass distribution। ये इसके मेन 3 कंसेप्ट हैं। क्या कंसेप्ट है? पहला, हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बहुत बल्क में बनाएंगे, एरर फ्री बनाएंगे, लो कॉस्ट पे बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट, लो कॉस्ट, बहुत कॉस्ट उसकी कम होगी। थर्ड पॉइंट, मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इन तीनों पैरामीटर को फुलफिल कर रहा हो और वो जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस कंसेप्ट को पूरा कर रहा है? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? पार्ले जी है, वो ऐसे ही काम करता है, बहुत लो कॉस्ट, बहुत बल्क में बनाते हैं। अभी हम लोग पहले क्या करते थे, अपने कॉलेज के बच्चों को लेके जाते थे पंत नगर, नैनीताल के पास उनकी फैक्ट्री लगी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है, हाँ, पार्ले जी की। वहां ले जाते थे और वहां पे दिखाते थे कैसे प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है। आप लोग के साथ कभी मौका लगा तो चलेंगे इंडस्ट्रियल विजिट में। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, बहुत बल्क में बनाते हैं, कॉस्ट उसकी लो होती है, 4 to 5 रुपीज का अवेलेबल कराते हैं। मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको अपने मोहल्ले के हर एक दुकान में पार्ले जी मिल जाएगा। मतलब कोई ऐसी शॉप नहीं होगी, अगर वो कॉन्फेक्शनरी की शॉप है, जनरल मर्चेंट है, तो पार्ले जी तो आपको मिलेगा। अगर पार्ले जी नहीं रख रहा, समझो जनरल मर्चेंट का ही दुकान ही नहीं है, वो उसको मजबूरी में रखना पड़ता है। उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होता है, जब वो 10-20 पैकेट बेचता है तो उसको 2, 4, 5 रुपए बचते हैं, क्योंकि उसका मार्जिन बहुत लो है, स्टिल उसको रखना पड़ता है। अदरवाइज लोग कहेंगे यार तुम्हारे पास पार्ले जी नहीं है तो फिर क्या फायदा दुकान खोल के बैठे हो। तो यानी कि वो प्रोडक्ट जो है वो इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है? मैगी है। अब बाकी सारी जो पार्ले के प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे पार्ले वो मैंगो बाइट है, टॉफी है, या फिर जैसे कैडबरीज 5 स्टार 5 रुपीज की, अब 10 किया, डेयरी मिल्क 10 रुपीज वाली, तो वो लोग यही करते हैं अब। हाँ, एप्पी फेज यानी वो फ्रूटी 10 रुपए का ले आया, स्लाइस ले आया 10 रुपए की, छोटे पैक में, सस्ते में, ताकि सभी प्रोडक्ट हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सा प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन कंसेप्ट पे काम करते हैं। लो कॉस्ट, मास डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह मिल जाएगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और लोगों को सस्ता भी पड़ेगा। कौन सा देश इस कंसेप्ट को सबसे अच्छे से फॉलो कर रहा है? चाइना करता है। दैट्स व्हाई चाइना इज नोन एज वर्ल्ड्स फैक्ट्री। दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं चाइना को उस समय। इसमें देखो आगे लिखा भी होगा, दिस ओरिएंटेशन मेक्स सेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज चाइना। इंडिया भी करता है, ठीक है, पार्ले का एग्जांपल हो गया, इन सब मैगी का एग्जांपल हो गया। वेयर द लार्जेस्ट पीसी मैन्युफैक्चरर्स, लीजेंड प्रिंसिपल ओनर ऑफ लिनोवो ग्रुप। ये मतलब जो दुनिया में सबसे बड़ा जो पीसी मैन्युफैक्चरर है वो लिनोवो ग्रुप है। पहले इवन जब आईबीएम ने कंप्यूटर बनाया था तो आईबीएम का एक बहुत फेमस पीसी था आईबीएम थिंकपैड। तो आईबीएम की जो हार्डवेयर डिवीजन है उसको भी लिनोवो ने खरीद लिया है। लिनोवो चाइना की कंपनी है, इस समय वो लार्जेस्ट पीसी मैन्युफैक्चरर है। वहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी इस तरह की कंपनियां जैसे लिनोवो है, हुआई है, हेयर है, ऐसे करके बहुत सारी चाइनीज कंपनी है, वो यही कंसेप्ट पे काम करती है, बहुत बल्क में बनाती है, सस्ता बनाती है, बढ़िया बनाती है प्रोडक्ट, वो चीज है। और इंडियन मार्केट और बहुत सारे देशों की मार्केट तो चाइनीज प्रोडक्ट से पट्टी पड़ी है।
चाइनीज ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अभी होली में आपने देखा हो सब चाइनीज पिचकारियां चला रहे थे, दीपावली में भी यही होगा, चाइनीज झालरें, चाइनीज पटाखे, वही सब चलते हैं। मतलब इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट आपको कम मिलेगा, चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि वो बहुत सस्ता है और हर जगह अवेलेबल कर दिया है उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ये रात में क्या करता है, अभी यहाँ क्लास में सो रहा है। तो आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट समझ में आया? अभी उसकी सर्विस नहीं हुई है, वो चल गया ना तो इतना धूल निकलेगा ना कि यहाँ पे सब खांसने लगेंगे। सर्विस हो जाएगी तब चलेगा। सेकंड आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जल्दी से समझते हैं, कोई बताएगा? प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि हम हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, उसकी एडवर्टीजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, प्रमोशन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो लोग आएंगे और आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, खुद आएंगे और वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट क्या सही है? इससे नुकसान क्या है? इस कंसेप्ट, ये तो कंसेप्ट तो सही लग रहा है कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, सब खरीदेंगे आके, हमें प्रमोशन भी नहीं करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाओगे, बहुत अच्छा बनाओगे, बहुत अच्छा बनाओगे तो क्या बन जाएगा? लैम्बोर्गिनी, फरारी, एप्पल आईफोन, ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और एक्सपेंसिव होने से क्या होगा? सबकी रीच से बाहर हो जाएगा। सिर्फ 2 to 5% लोग जो बहुत रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं, वही उसको कंज्यूम कर पाएंगे, वही इंजॉय कर पाएंगे। फ्रूटी, कैडबरीज, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, मैगी, पार्ले जी, ये सब, सर्फ, डव, ये सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ये लग्जरी प्रोडक्ट होते थे, ठीक है। चॉकलेट बहुत महंगा आइटम होता था, महंगी आती थी, तो उन्होंने क्या किया, सबको अवेलेबल कराने के लिए उसका छोटा साइज अवेलेबल। जैसे डव है, तो डव जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, डव के शैम्पू, सोप, तो क्या किया उन्होंने, उसका छोटा पाउच बना दिया और उसको 1.5 रुपए 2 रुपए में अवेलेबल करा दिया। सर्फ जैसे महंगा वॉशिंग पाउडर होता था, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग घड़ी और व्हील और निरमा ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसको 5 रुपए 10 रुपए का बना दिया कि 10 रुपए का पाउच तो सब लोग ले लेंगे, ठीक है, रिक्शे वाला भी ले लेगा, कोई भी ले लेगा, गरीब आदमी भी ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहे हैं कि जो लग्जरी प्रोडक्ट है उसको भी अफोर्डेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब प्रोडक्ट में ये नहीं हो सकता। अब आईफोन को काट के थोड़ी ना छोटा छोटा करके टुकड़े में बेच देंगे, ठीक है। या रोल्स रॉय कार है तो क्या कर देंगे, उसका टायर अलग बेचेंगे, स्टेपनी अलग, वो तो कर नहीं सकते उसमें, तो उसमें संभव नहीं है। एफएमसीजी प्रोडक्ट में तो संभव है कि आपने साइज छोटा करके इसको थोड़ा सा पार्ट दे दिया कि अच्छा आप टेस्ट करके देख लो, 10 रुपए में अच्छा लगे तो फिर और हिम्मत जुटा के खरीदना। वो उससे क्या हुई, वहां पे क्या हो गया, उनकी पब्लिसिटी भी हो गई और उनका एक तरह प्रमोशन भी हो गया। तो इसीलिए जो महंगे प्रोडक्ट बनाते हैं वो जो छोटे पाउच में बेचते हैं उससे उनको लॉस होता है। अगर डव का आप शैम्पू खरीदोगे और उसको कंपेयर करो उसकी बोतल से जो 750 ml की आती है, तो ओवरऑल आपका जो कॉस्ट है वो 4-5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप बल्क में खरीदोगे उसको, उसकी बोतल। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अगर आप 1 लीटर खरीदोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, अगर आप पाउच खरीदोगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पाउच है, शैशे है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रमोशन है उनका, वो एक तरह से मान लीजिए मेरा प्रमोशनल बजट है, उस पर वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। कैडबरीज अगर 5 स्टार बेच रहा है 5 रुपए का 10 रुपए का, तो उसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। वो जब 100 रुपए का बेचते हैं तब उनको प्रॉफिट होता है, 5 रुपए वाली 10 रुपए वाली में उनको लॉस ही हो रहा है, या लॉस नहीं हो रहा तो एटलीस्ट वो ब्रेक इवन पे छूट रहे हैं, या बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, नेग्लिजिबल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि वो सोचते हैं प्रमोशन होगा, हर आदमी खा के तो देखे पहले, ठीक है, जब खाएगा तो बड़ी खरीदने की भी हिम्मत करेगा। अब हमारे जैसे होशियार लोग होते हैं तो कभी बड़ा खरीदते नहीं, छोटा ही खरीदते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। यानी प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रपोज दैट कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट ऑफरिंग द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेशन फीचर्स। लोगों को कौन से प्रोडक्ट पसंद होते हैं? जिसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी अच्छी होती है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जो बहुत इनोवेटिव होता है और जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बहुत महंगा हो जाएगा। लैपटॉप होगा बहुत महंगा, हाई एंड लैपटॉप बन जाएगा। मोबाइल होगा तो बहुत महंगा मोबाइल हो जाएगा। कार होगी तो बहुत महंगी हो जाएगी। बाइक अगर ऐसी कोई बनाएंगे जिसमें ये सारी चीजें डालेंगे तो बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है। हार्ले डेविडसन पहुंच जाएगी, निंजा पहुंच जाएगी, कार में रोल्स रॉयल पहुंच जाएगी, फरारी लैम्बोर्गिनी पहुंच जाएगी। ये चीज है। इस कंसेप्ट में लॉस क्या है? इस कंसेप्ट में लॉस ये है कि ये अफोर्डेबल नहीं है और बहुत कम लोगों के लिए होता है। तो इसलिए वो क्या टारगेट, उनकी टारगेट ऑडियंस भी क्या है कि वो बहुत कम लोगों को टारगेट ही करते हैं। कभी आप ये नहीं देखेंगे कि जब अगर कभी इसे
फरारी का या रोल्स रॉय का, इन लोगों का कोई बहुत ज्यादा वैसा टीवी पे ऐड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो टीवी पे ऐड कौन देता है? जो मास मार्केटिंग जिसको करनी होती है। इनको मास मार्केटिंग करनी नहीं, इनका तो बहुत निश है, इनका तो बहुत सेगमेंट बहुत छोटा है, तो छोटे सेगमेंट को टारगेट करने के लिए वो मास मार्केटिंग नहीं करते हैं। वहां पे क्या किया जाता है? छोटे सेगमेंट को टारगेट करने के लिए कौन सी प्रमोशनल स्कीम का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वरना तुम लोगों को हमें 100 बार बताने के बाद भी ये हाल हो रहा है। जो लग्जरी और अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उसमें पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल होता है। जो महंगी चीजें जैसे यूरेका फोर्ब्स है, यूरेका फोर्ब्स के प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो क्या करता है? वो पर्सनल सेलिंग पे काम करता है। जब कोई महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसको पर्सनल सेलिंग के हिसाब से बेचा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। 1950s में अप्रॉक्स ये मिड में लॉन्च हुआ था मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बताता है? राइट, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। देखिए, प्रोडक्शन कंसेप्ट और प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमें नीड से कोई मतलब नहीं था। हमने अपने आप उठाया और एक बहुत शानदार प्रोडक्ट बना दिया। हेनरी फोर्ड ये कहते थे कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो लोग खुद आपके पास आएंगे। वो सही कहते थे, ठीक है, लेकिन आजकल के प्रोस्पेक्ट में वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 95% 90% लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आप कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक कंप्यूटर चाहिए और मुझे उसमें पढ़ाई करनी है, नेट सर्फिंग करनी है, यूट्यूब देखना है, सोशल मीडिया करना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसके लिए मुझे 5 लाख का कंप्यूटर का iMac Pro या वो नहीं चाहिए, 5 लाख वाला कंप्यूटर नहीं चाहिए, 5 लाख का लैपटॉप नहीं चाहिए, आसूस का ROG सीरीज का लैपटॉप नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, उसके लिए मुझे एक नॉर्मल 25-30 हज़ार रुपए का लैपटॉप से काम चल जाएगा। तो मार्केटिंग यही करता है, इन लोगों की नीड क्या है, अच्छा उनका इतना इतना काम है तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया, उसी बजट रेंज में। वो 5 लाख का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, 5 लाख का लैपटॉप नहीं बनाएंगे, वो आपको 25 हज़ार का लैपटॉप बना देंगे। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में आपकी नीड, आपका बजट, आपकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है होलिस्टिक मार्केटिंग। ये एकदम नया कंसेप्ट है, मार्केटिंग के बाद ही लॉन्च हुआ है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। इसके पहले एक और आता है सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट किसी को आइडिया है? हाँ, मतलब सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे सोसाइटी का कोई नुकसान तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कांसाई नैरोलैक, शाहरुख खान उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो उन्होंने क्या किया, इको फ्रेंडली पेंट लेके आए। जो नॉर्मल इनेमिल होता है, जब वो हवा से रिएक्ट करता है तो उससे जहरीली गैसें निकलती हैं, इन्वायरमेंट को भी नुकसान करता है, हम लोगों को भी नुकसान करता है। लेकिन वो उन्होंने जो इनेमल लगाया है उससे क्या हुआ कि उससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होता और जो लोग रहते हैं रूम के अंदर उनको भी नुकसान नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटी का फेवरेट, ऐसा कार बनाएंगे, ऐसी बाइक बनाएंगे जिससे कार्बन एमिशन बहुत कम हो रहा हो, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी को नुकसान नहीं होगा, ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं होगा, पर्यावरण खराब नहीं होगा। ऐसा हम कपड़े बनाएंगे जिसमें वाटर कंजम्पशन बहुत कम हो रहा होगा, ठीक है, कपड़े बनाने की प्रक्रिया में पानी बहुत कम खर्च होगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा हो साथ ही साथ। इसके बाद आपका आता है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। जल्दी से समझ लेते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग। देखिए होलिस्टिक मार्केटिंग क्या कह रहा है, विदाउट क्वेश्चन द ट्रेंड एंड फोर्सेस दैट हैव डिफाइंड द फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st century आर लीडिंग बिजनेस फर्म टू अ न्यू सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मार्केटिंग मेमो, मार्केटिंग राइट्स एंड रॉन्ग सजेशन वेयर कंपनीज गो रॉन्ग एंड हाउ दे कैन। ये तो वो बता रहा है कि मतलब जो अभी हमारा 21वीं शताब्दी है उसमें ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और कंपनियां नए नए प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही हैं और अब वो ज़्यादा इको फ्रेंडली हो रही हैं, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो रही हैं, वो अपने कस्टमर का ध्यान रखती हैं। पहले ये सब नहीं होता था। एक इसमें पहले सेलिंग कंसेप्ट भी आता था। सेलिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा है? सेलिंग कंसेप्ट में ये होता था कि अपना माल बस बेच दो, सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो होता है सेलिंग कंसेप्ट। वो भी यूज होता था, वो भी अभी बहुत सारी कंपनियां यूज कर रही हैं। जैसे इंश्योरेंस सेलिंग में वही होता है, वो क्या करते हैं, एडवाइजर किसी तरह से बस शेप देते हैं उसको, उससे क्या होता है कि कस्टमर को कोई फायदा नहीं हो रहा होता है, ना ही उसको इंश्योरेंस मिल रहा होता है, ना ही उसका रिटर्न बन रहा होता है, उसको ऐसे ही वो प्रोडक्ट शेप देते हैं। तो सेलिंग कंसेप्ट होता है ये। तो सेलिंग कंसेप्ट
मतलब अब इस तरह के ट्रेंड कम हो रहे हैं, अब मार्केटिंग और होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो 21 अभी इस समय जो प्रेजेंट एरा है, 21वीं सदी का जो समय है, इसमें लोग होलिस्टिक मार्केटिंग पे और मार्केटिंग कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। इसमें कस्टमर फ्रेंडली, सोसाइटी का ध्यान रखना, ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, इन सब चीजों पे काम हो रहा है। अब आगे देखिए होलिस्टिक मार्केटिंग क्या कर रहा है। द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन, implementation of marketing programs, process and activities that recognize their breadth and interdependencies. Holistic marketing acknowledges that everything matter in marketing and that a broad integrated perspective is often necessary. अब क्या मतलब हुआ इसका समझते हैं इस डायग्राम से। होलिस्टिक मार्केटिंग कह रहा है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग को मिक्स कर दिया है। यानी कि ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन ही जैसा है। सारी चीजों को आपने इकट्ठा करके और उसको मार्केटिंग में इम्प्लीमेंट कर दिया। सोसाइटी का वेलफेयर भी करेंगे, यूजर फ्रेंडली भी रहेंगे, प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाएंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी देंगे, उसका क्वालिटी अच्छा देंगे, रीजनेबल प्राइस पे देंगे। सारी कंसेप्ट का एक साथ इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। इंटरनेट के थ्रू भी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, हर तरह से कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, कस्टमर डिलाइट होगा। दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक मार्केटिंग। और कौन सी कंपनियां अब इसका इस्तेमाल कर रही हैं? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इस होलिस्टिक मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। वो हर तरह से अपने कस्टमर को डिलाइट करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है कि वो जैसे ही आप कुछ क्रैश होता है तो कहता है कि कोई आपको प्रॉब्लम है तो इस पर वो भेज दो तो आपका हम उसमें रिवर्ट करेंगे। और वो जो उसकी पायरेटेड कॉपी है उसको भी बंद नहीं कर रहा, चाहे तो बंद कर सकता है, लेकिन वो दे रहा है कि ठीक है आपको आदत पड़े रहेगी, कभी ना कभी तो आप एक्टिवेट कराओगे, ठीक है, या कभी कॉमर्शियल यूज करोगे तो उसकी की खरीदोगे, उसको लाइसेंस वर्जन खरीदोगे। तो इस समय जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सब होलिस्टिक मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का रिलेशनशिप में क्या है? कस्टमर का रिलेशन मैनेज करना, चैनल पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मैनेज करना, अपने फ्रेंचाइजी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मैनेज करना, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हमने पढ़ाई है कि मार्केटिंग के सभी चैनल्स का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी करा रहे हैं, रेडियो पे भी चल रहा है, टेलीविजन पे भी चल रहा है, सारे टूल्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी जा रहा है, सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी जा रहा है, चैट मैसेंजर भी इन्होंने बना रखे हैं, बोर्ड्स बना रखे हैं। नहीं होते कि आप किसी वेबसाइट पे जाओ तो वो उसमें एक कोई आ जाता है असिस्टेंट, वो आप उसके क्वेश्चन का आंसर करता है, देखा होगा कभी कभी ऑनलाइन, चैट बॉट कहते हैं उसको, चैट बॉट होते हैं वो। फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपकी इन्वायरमेंट को अच्छे से रखेंगे, लीगल चीजों को फॉलो करेंगे, एथिक्स को फॉलो करेंगे, हाँ, कंज्यूमर की ब्रांड लॉयल्टी का ध्यान रखेंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। तो ये सब सारी चीजें एक साथ करना क्या कहलाता है? होलिस्टिक मार्केटिंग कराता है। और यही आज चल रहा है और आपको भी फ्यूचर में इसी को प्रैक्टिस करना है। CSR तो चैरिटी है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चैरिटी होता है, लेकिन जब आप सोसाइटल मार्केटिंग करते हैं तो आप पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसे कमा रहे हैं इस तरह से कि सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। आप कार बेच रहे हैं लेकिन ऐसी कार बेच रहे हैं जिससे एमिशन कम हो रहा है, कार्बन एमिशन कम हो रहा है। आप पेंट बेच रहे हैं लेकिन ऐसा पेंट बेच रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान कम हो रहा है। वो महंगे होंगे प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट महंगे होंगे। जैसे ऑर्गेनिक सब खाने आते हैं, ऑर्गेनिक मिल्क आता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आती है, हर्बल चीजें आती हैं, तो हर्बल ऑर्गेनिक चीजें जो आती है वो बहुत महंगी होती हैं। नॉर्मल दाल अगर 100 रुपए किलो मिलेगी तो वो 200 रुपए किलो मिलेगी। नॉर्मल मिल्क मिल रहा होगा अगर 60 रुपए लीटर तो वो मिल रहा होगा 100 रुपए लीटर। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, उसमें कोई पेस्टिसाइड केमिकल नहीं मिलाया गया है। तो हम लोग फिर यहीं पे अपनी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।